हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा एनआईएस क्लास 12 सोशियोलॉजी, जिसमें हम आज चैप्टर 17 सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारी वीडियोस बना चुका हूं, बस कुछ चैप्टर्स छूट गए थे जिनको मैं अब बना रहा हूं। आप विद्यार्थी विजन हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन यूट्यूब पे सर्च कर और सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाता है, क्योंकि हम आपको सिर्फ बोलते नहीं है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करो ये करो, बल्कि हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर पूरा समरी करा देते हैं। और एनआईएस ने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज कर रखा है, इसलिए आप बुक नहीं देखोगे तो आप कर नहीं पाओगे। वो जमाना चला गया कि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर एमसीक्यू याद कर आप एग्जाम देने जाते थे और आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे। अब आपको किताबों से प्यार करना ही पड़ेगा, अब आपको किताबों को देखना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। अब मुझे पता है आपने एनआईएस लिया, आपके पास उतना समय नहीं होता, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस बनाकर पूरी समरी आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इन वीडियोस को बनाने के पीछे भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए, अगर आपको वीडियो समझ आए, अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है, जब भी जाकर आप क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ज्यादा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशन कोट्स है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और ये कहा किसने था? स्वामी विवेकानंद ने। तो ध्यान रखना, लोग आपके हारने का इंतजार करेंगे, लेकिन आपको उस समय जीत कर दिखाना है। और एनआईएस में 12th पास कर लिया है, जहां एनआईएस के ऊपर वो है किसके बच्चे सिर्फ 50% पास हो पाते हैं, आपको रिकॉर्ड तोड़ देना है। आपको 95% पार इस बार कर दिखाना है, अब की बार 95 पार। ध्यान रखना, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मुसीबतों को लेकर रोना छोड़ दीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में। सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? समाज में आने वाले परिवर्तन जो समाज की संरचना को बदल देते हैं, उन्हें हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये जो सामाजिक परिवर्तन है, ये समाज की जितनी भी इकाइयां होती हैं, और समाज की इकाइयों में क्या क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये भिन्नता ला देते हैं, यानी उसको बदल देते हैं। ध्यान रखना, जैसे सामाजिक हमारी जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं दो प्रकार की, औपचारिक अनौपचारिक, मैंने पढ़ा रखा है, परिवार विवाह ये सब। हमारे जो प्रतिमान हैं, हमारे जो संबंध हैं, इन संबंधों में साथ ही साथ में संबंधों में परिवर्तन, उसके साथ में प्रक्रियाओं में परिवर्तन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, जो पहले जैसे नहीं रहते हैं। समाज में आने वाले परिवर्तन जो समाज की संरचना को बदल देते हैं, उन्हें सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और ये सामाजिक परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, एक परिवर्तन होता है आंतरिक और एक होता है बच्चों बाहरी परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और दूसरे का नाम क्या है? बाहरी परिवर्तन। आप सामाजिक परिवर्तन की धारणा के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। परिवर्तन सभी मानव समाज यानी समुदाय में होता है, और परिवर्तन तो समाज का एक क्या है? अभूतपूर्व गुण होता है। कभी कभी जब ये अचानक होता है, तब पुरानी पद्धति को पलटने के लिए एक क्रांति होती है। ध्यान रखना, परिवर्तन भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है उद्विकास। उद्विकास किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जब धीरे धीरे होता है, यानी परिवर्तन जब क्या होता है? धीरे धीरे होता है, उसे उद्विकास कहते हैं। और ये सरल से, उद्विकास में क्या होता है? सरल से जटिल की तरफ क्या होता है? बढ़ा जाता है। और जैसे डार्विन का उद्विकासी सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा है। दूसरा आता है प्रगति के बारे में। प्रगति मतलब जब अच्छाई के लिए कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होता है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? जब कोई परिवर्तन एकाएक होने लगता है, जब कोई परिवर्तन अचानक होने लगता है तो उसे क्रांति कहा जाता है। और क्रांति होता है, ये पुराने व्यवस्था को खत्म कर देती है। जैसे 1789 में क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और इसने स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। उसके बाद आता है मुश्किल से दिखाई देता है। यदि परिवर्तन अपने आप नहीं होता, कुछ निश्चित तत्व से प्रेरित होते हैं, तो समाजशास्त्री उन तत्वों को भी पढ़ लेना महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही इनमें हम परिवर्तन को कैसे रोकते हैं, इस पार्ट में हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। सामाजिक परिवर्तन की क्रियाविधि का वर्णन करेंगे। क्वेश्चन आएगा सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताओ, तो आंतरिक और बाहरी परिवर्तन। दूसरा आएगा सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करने वाले कारण कौन कौन से। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या क्या है, तो जन्म और मृत्यु की सांख्यिकी हो गया, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक,
प्रौद्योगिकी और शैक्षिक, ये सामाजिक परिवर्तन के क्या है, कारक हैं। उन परिवर्तन की भूमिकाओं की समालोचना कर सकेंगे जिनसे समाज में क्या होता है, परिवर्तन आता है। हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में, तो हमारा समाज पता है जटिल और बहुमुखी प्रक्रम होता है। एक क्षेत्र में हुआ परिवर्तन सामाजिक पता है दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित कर लेता है, इसलिए तब तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समन्वित दृष्टिकोण से ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे उन विभिन्न तत्वों और भूमिकाओं को स्पष्ट से समझने में भी हमें सुविधा होगी, तभी हम घटित होने वाले विभिन्न परिवर्तन की सराहना कर सकेंगे और उन्हें समझ सकेंगे कि इन परिवर्तन में निहित विभिन्न तत्वों के समन्वय और कारक के प्रभाव को पहचान सकेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज में परिवर्तन होता है तो दूसरे में अपने आप होता है। जैसे आपको पता है बच्चों, हमारे वहां 19वीं सदी में लगभग औद्योगिक क्रांति आई थी। 18वीं 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई थी। पहले पता है घर के अंदर उत्पादन होता था, पहले काम हाथों से होता था, पहले काम जानवरों यानी पशुओं से कराया जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने ना काम किससे करने लगे, मशीन से करने लगे, भाप के इंजन से करने लगे। और औद्योगिक क्रांति पता है हमारा जो सरल समाज था ना, उसको इसने जटिल समाज में क्या किया है, परिवर्तित कर दिया है। पहले समाज सरल था, अब जटिल हो गया। ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति से हमारे परिवार में भी क्या है, बदलाव आया है। पहले पता है चाचा चाची दादा दादी बहुत बड़ा परिवार होता था जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं, गांव में मिलकर रहते थे, लेकिन इसकी वजह से अब कैसा परिवार हो गया है, एकल परिवार हो गया। सामाजिक परिवर्तन विभिन्न तत्वों या कारक के द्वारा घटित होते हैं। इनमें से कुछ निम्न अनुसार हैं। देखो, आंतरिक परिवर्तन होता है, एक होता है बाहरी परिवर्तन। मैंने बताया था ना, सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार के, आंतरिक होता है, एक बाहरी। संबंधित समाज के आंतरिक परिवर्तन होता है और एक होता है बाहरी। जैसे सामाजिक परिवर्तन समाज में आंतरिक और बाहरी दोनों का मिक्सअप होता है। जैसे कोई युग होता है ना, उसमें आदर्श अलग होते हैं, मूल्य अलग होते हैं, और पिछले युग के मुकाबले अगर परिवर्तन दिखाया जाता है तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यानी पहले मूल्य और आदर्श अलग थे, अब अलग है, वो आंतरिक परिवर्तन होता है। यदि किसी सामाजिक अंग जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, वर्ग, जाति, इनमें परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन या बाहरी परिवर्तन कहते हैं। बाहरी परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन। जैसे परिवार, विवाह, इन सब में परिवर्तन होता है। आंतरिक तत्वों का संबंध मूल ढांचागत सुविधाएं जैसे समुदाय में उनका विभाजन तथा समुदाय तक पहुंच से। सामाजिक परिवर्तन पुराने और युवा, साक्षर और निरक्षर, शहरी और ग्रामीण। जैसे पहले शहर में रहते, पहले गांव में रहते थे लोग, अब शहरी जनसंख्या। पता है आज भी भारत को गांवों का देश कहते हैं। 68% लोग गांव में रहते हैं, 31% लोग अब शहर में रहते हैं। लेकिन नगरीकरण बढ़ रहा है। नगरीकरण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ रहा है, काम की तलाश में लोग जा रहे हैं। भिन्नतापूर्ण जीवन मूल्यों के कारण अंतरक्रिया और संघर्ष से घटित होते हैं। परिवर्तन के बाहरी तत्व क्या है? समाज में ऐसी शक्तियों के प्रभाव पर बल देते हैं जो मानव के मुकाबले मजबूत बाहर से आते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा या प्रकोप तथा प्रौद्योगिकी में अप्रत्याशित विकास होता है। ये ध्यान रखना। हम इस पार्ट में जिन परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे उनमें है जन्म और मृत्यु की सांख्यिकी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक। इन प्रत्येक चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वजह से हमारे समाज में कैसे इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया। पहले याद करो, सामाजिक परिवर्तन समाज में आंतरिक भी होता है, बाहरी भी होता है। आंतरिक क्या है? किसी युग में आदर्श और मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले परिवर्तन दिखाई देता है तो आंतरिक परिवर्तन है। लेकिन अगर सामाजिक अंग, परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति, समूह में परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन या बाहरी परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है बेटा उद्विकास। उद्विकास के बाद आता है दूसरा प्रगति, अच्छाई के लिए होता है। और तीसरा आता है बच्चों हमारा क्रांति आता है। और क्रांति तो भाई साहब पूरी जड़ें हिलाकर रख देती है। सामाजिक परिवर्तन में जन्म और मृत्यु सांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक तत्व क्या है? सबसे पहले जन्म दर किसे कहते हैं? 1000 लोगों पे जो जन्म लेते हैं उसे जन्म दर। मृत्यु दर 1000 लोगों पे जो मरते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। अगर जन्म दर बढ़ेगा तो आबादी बढ़ेगी, जन्म दर घटेगा तो आबादी घटेगी। मृत्यु दर बढ़ेगा, आबादी घटेगी, मृत्यु दर बढ़ेगा, आबादी घटेगी, मृत्यु दर घटेगी, आबादी बढ़ेगी। ये आपको याद करना है। जन्म और मृत्यु सांख्यिकी तत्व में हमारा तात्पर्य उन तत्वों से जो भावी पीढ़ी की संख्या कितनी होगी, रचना कैसा होगा, चुनाव और आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करता है। संख्या और प्रकार दोनों रूपों में सामाजिक परिवर्तन समाज पे दूरगामी प्रभाव डालता है। जैसे अगर संख्या बढ़ती है या घटती है, या आकार और प्रकार बढ़ते हैं या घटते हैं, या जनसंख्या के आकार बदलने से, ज्यादा या कम होने से लोगों के आर्थिक जीवन में भी अंतर आ जाता है। जैसे अगर आबादी बढ़ेगी तो भाई साहब गरीबी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना वो तो कम होते हैं, हमारे पास जो संसाधन है ना
वो तो कम होते हैं, इससे संसाधन पे बोझ आएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि काम ज्यादा लोगों के पास नहीं होगा, जो आगे चलकर मानव जीवन को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से और लगातार जीवन मृत्यु घटना के दरों के कारण भारी सामाजिक बदलाव आया है। अब पता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हो गया। अगर मुझे स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार से आबादी हमारी बढ़ रही है। जनसंख्या में असाधारण वृद्धि के कारण सामाजिक संस्था जैसे बेरोजगारी, बाल श्रम, झुग्गी झोपड़ी के फैलाव, अपराध दर, सामाजिक तनाव, इसमें वृद्धि बढ़ी है। क्वेश्चन आएगा, जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है? सामाजिक समस्या आती है, बेरोजगारी आती है, बाल श्रम कराना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, अपराध दर बढ़ जाता है और सामाजिक तनाव बढ़ जाता है। मृत्यु दर में कमी से क्या है, सदियों की अपेक्षा जनसंख्या और ज्यादा बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं सुलभ के कारण बूढ़े होने पर भी लोग सक्रिय और समर्थ बने रहते हैं। यानी आज हमारे वहां जो वृद्ध लोग हैं ना, बूढ़े लोग, उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या में वृद्धि जीवन स्तर के समक्ष चुनौती बनती है, तो इससे लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगता है। लोग खुले मन से गर्भ निरोधक कारकों का प्रयोग करते हैं और एक बच्चे को आदर्श अपनाने लगते हैं आगे चलकर, है ना। एक बच्चा गोद लेने का निर्णय ले लेते हैं, कई सारे वो हैं। यदि हम जन्म दर की तुलनात्मक कमी लाकर देखें, तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारा जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, महिलाओं को बार बार बच्चा पैदा करना नहीं पड़ेगा। वो कष्टदायक अवस्था होती है, और बच्चे और बढ़िया और देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ध्यान अच्छे से दे सकते हैं, और देश क्या है, तरक्की की राह पे चला जाएगा। जनसंख्या वृद्धि शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर और लोगों की जीवन शक्ति के मध्य भी एक खास संबंध होता है। जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी, माताएं कुपोषित होंगी, बच्चे सही से पैदा नहीं होंगे, गहन कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, और शारीरिक सुस्ती, अक्षमता, उदासीनता तथा साहस में कमी जैसे क्या है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या होता है? बेरोजगारी। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ आबादी हमारी है, जिसकी वजह से हमें बेरोजगारी, गरीबी, शहरीकरण, है ना, आदि पाया जाता है। इसके प्रतिफल के रूप में सुविधाओं का अभाव है। एकल परिवार अब बढ़ रहे हैं, ओवर टाइम करते जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से वो फिर सही नहीं है। स्पष्ट तौर पर सामाजिक संबंधों को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो ये जन्म और मृत्यु की सांख्यिकी में जो परिवर्तन होता है, उससे कैसे समाज बदल जाता है, कैसे जन्म दर ज्यादा होता है, मृत्यु दर कम होता है, आबादी बढ़ती है, आबादी घटती है, बूढ़े बढ़ रहे हैं, उससे परिवर्तन आता है। सही या गलत को बताओ, ये पाठगत है। सुधरी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छतापूर्ण स्थितियों से जनसंख्या में वृद्धि होती है, सही है या गलत है? तो ये सही है। जन्म दर में गिरावट से जीवन स्तर में गिरावट आएगी। जन्म दर कम होगा यानी आबादी कम रहेगी, इसका मतलब ध्यान अच्छे से दे देंगे तो जीवन स्तर तो बढ़ेगा ना। तो ये गलत हो गया बेटा, ये पहला सही है। अगला आता है बच्चों दूसरा। इसके हम दूसरे कारक के बारे में जानेंगे, प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक तत्व के रूप में। आपको पता है कि जो प्रौद्योगिकी है वो भी क्या है? सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है। यानी प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? कोई भी नई चीज आती है, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी करते हैं। किसी भी चीज को नई तरीके से हो, और अर्थव्यवस्था में चेंज से भी सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। प्रौद्योगिकी आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन करने के एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। प्रौद्योगिकी का विकास आर्थिक परिवर्तन के कारण ही हुआ है। प्रौद्योगिकी समाज में प्रयास समाज में दूरगामी परिवर्तन लाए। मानव समाज में परिवर्तन और विकास को प्रौद्योगिकी के विकास में बदलाव के कारण ही देखा गया। यानी मानव समाज में ज्यादा परिवर्तन क्यों आ रहा है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हमारे परिवेश में परिवर्तन लाकर समाज को बदल देती है, फिर हम अपने अनुसार इसको बदल देते हैं। ये परिवर्तन पर्याप्त भौतिक परिवेश और वातावरण में होता है। इन परिवर्तनों से हम जो तालमेल बिठाते हैं वो बहुधा हमारे रीति रिवाज और सामाजिक संबंध में सुधार लाता है। पहले पता इंसान क्या था? अपने वातावरण पर निर्भर था, और वातावरण में प्रौद्योगिकी के द्वारा बहुत ही क्या है, कम बदलाव करता था। लेकिन आज मानव ने क्या किया? प्रौद्योगिकी से वातावरण पर नियंत्रण कर लिया। पहले प्रौद्योगिकी सरल थी, समाज भी सरल था और लोग साधारण थे, लेकिन आज प्रौद्योगिकी जटिल हो गई और समाज भी जटिल हो गया। पहले परंपरागत व्यवसाय करते थे पुराने जमाना में, और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था, लेकिन आज पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले लोग शारीरिक श्रम से जाना पहचाना जाता था, परिवार उत्पादन की इकाई थी, यानी परिवार के लोग मिलकर सारा काम करते थे, संयुक्त परिवार होता था। उत्पादन मानव और पशु की शक्ति पर आधारित होता था, और वो पारिवारिक उपभोग यानी खुद के लिए करते थे, है ना। तब आर्थिक लेन देन का लाभ का उद्देश्य प्रमुख होता था, और ना जो कुछ पैदा होता था वो बाजार में ले जाया जाता। यानी पहले क्या था? आर्थिक लाभ लेन देन लाभ के लिए होता था, बहुत कम लाभ होता था, आस पास में होता था,
बाजार तो था ही नहीं, बाजार तो अब आया, जटिल समाज में बाजार आया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, अधिक से अधिक उत्पादन करना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लाभ कमाना। ये बात ध्यान रखना। पहले सरल समाज था, लेकिन 19वीं सदी के मध्य के बाद औद्योगिक क्रांति आ गई, और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी, यूरोप में। और यूरोप में कहां पर आई थी, ब्रिटेन। और ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है बच्चों, लंदन नाम है। औद्योगिकरण एक सुनिश्चित स्वरूप धारण किया, प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से उत्पादन संगठन में खास वो हुआ। अब मानव वो नहीं करता उत्पादन, अब मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा। इससे परिवेश वातावरण तक प्रभावित हो गए। मानव ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की और अर्थव्यवस्था में विभेदीकरण कर लिया, श्रम विभाजन कर दिया। आज पता है जटिल श्रम विभाजन है। पुराने जमाने में कोई काम होता था तो एक, अगर मान लो एक लकड़हारा, लकड़ी काटने से लेकर उसकी प्लाई बनाने तक, उसको मेज बनाकर बाजार में बेचने तक सिर्फ एक ही इंसान करते थे। लेकिन आज श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन मतलब काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। आज लकड़ी काटने का काम कोई और करेगा, फर्नीचर से लकड़ी कोई और बनाएगा, कोई और बेचेगा सामान। ध्यान रखना, गहन उत्पादन और उत्पादन की यांत्रिक प्रणाली पर आधारित हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, एमएनसी आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं। समाज अधिक पेचीदा हो गया है। पहले सरल समाज था, आज जटिल समाज है। आज जटिल समाज कैसा है, सरल समाज कैसा था, सरल समाज के श्रम आदर्श की अपेक्षा पूंजी की महत्ता हो गई। पहले सरल समाज था, पूंजी महत्व नहीं था, लेकिन अब क्या है, पूंजी महत्व हो गई जटिल समाज में। जटिल समाज में और क्या हो, परिवार के स्थान पर उत्पादन की इकाई फैक्ट्रियां हो गई। अब लोग घर में उत्पादन नहीं करते, बाहर जाते हैं। मानव और पशु के द्वारा उत्पादन के बजाय भाप, बिजली और अणु शक्ति का प्रयोग होने लगा। मानव और पशु श्रम के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। उत्पादन का लक्ष्य परिवार को पालना नहीं, बल्कि बाजार में विनिमय करना और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। स्थानीय बाजार के जगह पे विश्व बाजार आ गया, प्रगतिशील परिवहन आ गए, संचार आ गए, मुद्रा आ गया। पहले पता है वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं बच्चों, वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन आज वस्तु विनिमय को खत्म कर दिया गया। आज पूरी तरीके से जटिल समाज बन गया, श्रम का विभाजन कर दिया। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, पर अब राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी क्या है, मानव द्वारा निर्मित स्थितियों की उत्पादन प्रणाली और गुणवत्ता को ही नहीं, बल्कि उत्पादन संबंध को भी बदल डाला। वर्तमान औद्योगिक संबंध में कंपनी, निगम, बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बैंक और औद्योगिक श्रमिक संघ, इन सभी नए नए बैंकों, संघों को भी क्या है, जन्म दिया। हम, ये था दूसरा कारक आपका। अब हम पाठगत प्रश्न 17.2 की बात करते हैं कि सामने के कोष्टक में उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरो। देखो, परंपरागत समाज यानी पुराना समाज जो कि सरल था, श्रम से जाना पहचाना जाता था। तो भाई परंपरागत समाज में हाथों से काम किया जाता था, पशुओं से कराया जाता था। औद्योगिक समाज में उत्पादन किससे होता है भाई, लाभ के लिए होता है। औद्योगिकरण ने देश बाजार के विकास का मार्ग दिखाया था, वैश्विक बाजार बना दिया। एक शब्द आता है बच्चों, औद्योगिकरण किसे कहते हैं। औद्योगिकरण का मतलब होता है जब यांत्रिक उत्पादन होता है, मशीनों से उत्पादन होता है, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। और औद्योगिकरण के भाई का ही नाम क्या है, नगरीकरण। ध्यान रखना, जैसे जैसे औद्योगिकरण होगा नगरीकरण बढ़ता जाएगा। तीसरा प्रमुख आता है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक तत्व। सबसे पहले हम एक शब्द जानते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति का अर्थ होता है बेटा जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। और हमारी संस्कृति क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, ये वंशानुगत होती है। ध्यान रखना, संस्कृति क्या है, परिवर्तनशील होती है। कोई भी संस्कृति समय के साथ साथ परिवर्तनशील होती है, बदल जाती है, और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। आपको पता है हमारे वहाँ औद्योगिकरण है, ज्यादातर विकसित देशों ने औद्योगिकरण कर लिया और वो विकसित देश बन गए। फिर वो दूसरे देश में जा रहे हैं भूमंडलीकरण की वजह से, जिससे दूसरे देश के की संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। ध्यान रखना, सांस्कृतिक तत्वों से हमारा प्रमुख रूप से क्या है, विचार, ज्ञान, जीवन मूल्य, विश्वास, आविष्कार और विनिमय से है। मतलब ये सारे हुए। संस्कृति मानव समाज की क्या है, आंतरिक अभिव्यक्ति है। हम जो कुछ भी हैं वो हमारी संस्कृति है। मोटे तौर पर संस्कृति में विचार आते हैं, प्रतिमान आते हैं, संस्कृति में मूल्य, विश्वास आते हैं, सामाजिक प्रतिमान आते हैं, राजनीतिक और आर्थिक संगठन क्या है, ये सब संस्कृति है। आविष्कार और खोज का आदान प्रदान करती है। सामाजिक प्रथाएं परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य से क्या है, बंधी होते हैं। सामाजिक समूह के द्वारा जीवन मूल्य या विश्वास के द्वारा घटित कोई भी परिवर्तन सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। जैसे भारत में क्या था, एकल परिवार की वृद्धि ने पारिवारिक प्रणाली विशेष रूप से बदल दिया। धीरे धीरे सम्मिलित परिवार की प्रथा विच्छिन्न हो गई और अब हम क्या है, पारिवारिक संबंध धीरे धीरे बदल रहे हैं, यानी भारत की संस्कृति बदल गई है। नए सामाजिक मूल्यों और विश्वास के द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन आता है। जैसे पुराने और नए जीवन मूल्य के बीच में संघर्ष आ जाता है, नवीन प्रणाली आ जाती है। उदाहरण के लिए भारत में क्या था, मुगल शासन में सूफी
ने हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया था सूफियों ने। इससे हिंदी साहित्य का विकास हुआ और हिंदी और फारसी की प्रजाति उर्दू उत्पन्न हुई। उर्दू कैसे बनी? हिंदी प्लस में फारसी शब्दों के कारण उर्दू का क्या हुआ था? विकास हुआ। नई भाषा में अरबी के भी शब्द घुल मिल गए थे। मुगल सम्राट में सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म के मिले जुले दीन ए इलाही नामक विचार को क्या किया? राज्य धर्म के रूप में चलाया था। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों ने राज्य धर्म के रूप दोनों शासकों ने साक्षरता के महत्व को भी समझा और दोनों समुदाय के लोगों में कलात्मक क्षमताओं को भी पहचाना गया था। इस्लाम के उपदेशों में कबीर नानक को भारी वेदता मिली। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक तत्व की भूमिका पर बहुत ज्यादा विचार किया है। और संस्कृति किसे कहते हैं? जीवन जीने का तरीका है। एक और वे धर्म को सामाजिक ढांचे की संरचना में अंतर संबंध को मानते हैं, यानी धर्म। दूसरी ओर वे विभिन्न धर्मों की आचार संहिता और उनकी आर्थिक प्रणाली की प्रकृति का भी विश्लेषण करते हैं, यानी धर्म भी सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है। कैसे? एक निष्कर्ष ये कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म की आचार संहिताओं ने आवश्यक निपुणता और समझ का विकास नहीं किया जिसकी पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यकता थी। यानी इन्होंने क्या किया था? इन धर्मों ने पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया, है ना। इन धर्मों से संबंधित संस्कृति परलोक प्राप्ति के पर ज्यादा ध्यान देती है। परलोक मतलब दूसरी दुनिया, जहां इंसान को मोक्ष प्राप्त होगा, जैसे स्वर्ग और नरक, जन्नत और दोजख की कहानी आपने सुनी है। अतः उन्होंने आर्थिक विकास और भौतिक उपलब्धि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इस संसार को मिथ्या मानते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं यहाँ पे कर्म करने के लिए, ना कि कमाने के लिए। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट जो मत है, आचार संहिता उनका उल्टा रवैया है। उन्होंने कहा यही संसार है और पर पहलू पर ज्यादा बल देते हैं कि व्यक्ति इस संसार में बहुत रहते हुए परिश्रम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहिए, उस धन को व्यापार में लगाना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए और उपलब्धि मूलक लक्ष्यों पर ध्यान करना चाहिए। पश्चिम यूरोप में जो प्रोटेस्टेंट विचार है, इसी जीवन मूल्य पूंजीवाद की भावनाओं को मार्क कर दिखाया था। यानी उन्होंने कहा था व्यापार करो, कमाओ। इसी तरह धार्मिक विश्वास भी क्या करते हैं? हमारे उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन में या समाज में परिवर्तन लाती है। विभिन्न समाज के बीच सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन घटित होते हैं। सामाजिक प्रसरण सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण यांत्रिक प्रक्रिया है। एक समाज दूसरे समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को लंबे संपर्कों के माध्यम से अपना लेता है। जैसे मैंने बताया था ना, आज विकसित देश पता है दूसरे देशों में जाते हैं, विकासशील देशों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं और विकसित देश के लोग अपनी संस्कृति को वहां पे थोप देते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है उसके बाद में सांस्कृतिक विचारधारा और नवीन प्रौद्योगिकी आदान की जाती है और अपनाई जाती है जब समाज को लगता है कि उन्हें एक की कमी या एक अनुभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है। आधुनिक बनने की कोशिश में विकासशील देशों द्वारा विकसित समाज की संस्कृतियों को अपनाया जा रहा है, जो आमतौर पर देखने में आता है। सांस्कृतिक तत्वों का प्रसार दो या दो से ज्यादा संस्कृतियों के सदस्य के बीच में होता है, जैसे यूनानी, मुस्लिम, ब्रिटिश। लगातार संपर्क के कारण भारतीय समाज में क्या है? परिवर्तन देखा जा सकता है कि यूनानी, ब्रिटिश, मुस्लिम, इन सब का। भारतीय संगीत और वास्तुकला में इस्लाम से प्रभावित है। फारसी संगीत के प्रभाव से ख्याल जैसे नया राग और तबला, सितार जैसे वाद्य यंत्र भी विकसित हो गए। वास्तुकला में जैसे इंडो सार्वजनिक वास्तुकला चल पड़ी, है ना, जिसमें खुली जगह के अंतःकक्ष, बड़े बड़े गुंबद, मेहराब और मीनारें बनाई जाती है। हिंदू के रहस्यवादी से सूफी मत गंभीर रूप से प्रभावित है, जबकि इस्लाम के विचारों में एकेश्वरवाद ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की पूजा करना। जैसे कबीरदास जी आए थे भक्ति आंदोलन में, एकेश्वरवाद थे। सामाजिक प्रसार जन संचार माध्यम के द्वारा भी, क्योंकि वे बड़े जन समुदाय तक सूचनाओं का आदान प्रदान किया था। इससे परिवर्तन की प्रक्रिया एक एक रूप में संस्कृति के तत्वों में लगातार परिवर्तन होता गया। इस प्रकार सांस्कृतिक आधुनिकता क्या हो गई? प्रतिफल हो गई। इस संश्लेषण का परिणाम एक इस प्रकार की संस्कृति का उदय हुआ जिसमें वर्तमान और परंपरागत तत्व मौजूद है। लोकगीत और पश्चिमी संगीत दोनों से एक नए प्रकार का लोकप्रिय मिला जुला, है ना, मतलब मिला जुला कैसे भी हो, जानना रोचक है कि जब सांस्कृतिक विस्तार ने बड़ी तेजी से लोगों के भौतिक जीवन को बदल दिया तो भौतिक पहलू जैसे धर्म, आदर्श, विचार और विश्वास में बदलाव की गति धीमी रह गई। देखो, इसलिए संस्कृति को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है भौतिक संस्कृति जिसको लोग बहुत जल्दी अपना लेते हैं, एक होता है अभौतिक संस्कृति जिसको लोग अपनाते नहीं है। भौतिक संस्कृति मतलब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आना, नई नई संस्थाओं का विकास करना, जो नयापन है। जैसे आज की युवा क्या है, मतलब जो नया, जैसे आईफोन का नया मॉडल आता है तुरंत हम ले लेते हैं,
लेकिन अगर यही किसी धर्म ग्रंथ में नहीं खोजो, उसको पढ़ने के लिए बोल दो, किताबें पढ़ने के लिए बोल दो, पूजा पाठ करने के लिए बोल दो, तो लोग क्या है, इन चीजों से कतराते हैं। यानी अभौतिक संस्कृति पीछे रह गई, भौतिक संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है। इसी को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। इस प्रक्रम को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाता है जब अभौतिक संस्कृति शीघ्रता से भौतिक संस्कृति में तालमेल नहीं खाती और पिछड़ापन आ जाता है। आधुनिक समाज में ये ऐसा देखने को मिला है। अब इसके प्रश्न आते हैं, अकबर द्वारा चलाए गए धर्म का क्या नाम था? तो अकबर के द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। कहां पर था? ये है दीन ए इलाही। अगला आता है, रीति रिवाज परंपराओं को एक समाज से दूसरे समाज में पहुंचाने के लिए क्या है? तो भाई प्रसार कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। संस्कृति का भौतिक पहलू क्या? भौतिक वही धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गया, पूजा करना, रिस्पेक्ट करना, यह भौतिक है। भौतिक मतलब जो नए नए प्रौद्योगिकी आ रही है। अगला टॉपिक आता है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक कारक। इस पार्ट में हम सामाजिक परिवर्तन लाने वाले राज्य और विधान की भूमिका का परीक्षण करेंगे। अब राजनीतिक कारण का मतलब क्या होता है? जैसे राजनीति, आपको पता है प्राचीन काल में राजा होता था, प्राचीन काल में राजा और रानी का शासन होता था, और राजा रानी सामाजिक परिवर्तन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वो अपनी शक्ति में राज्य के केंद्र में होते थे। राज्य की प्रजा अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती थी। विश्व के इतिहास में कई सारे उदाहरण है, जब एक देश दूसरे देश पे क्या है कब्जा कर लेते हैं, तो उनका पहला काम यही होता है कि उस देश में जाकर क्या करना? सामाजिक परिवर्तन करना। जैसे अमेरिका ने, आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था? जापान के ऊपर परमाणु बम से क्या किया था बच्चों? हमला कर दिया था। तो उसकी सामाजिक व्यवस्था में सुधार किया था। जैसे जापान में 1970 के दशक में औद्योगिक प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ था। तो सबसे पहले विधि या कानून क्या है? कानून समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में काम करता है। क्योंकि कानून कौन है? राज्य बनाता है, और इसकी प्रकृति बलपूर्वक होती है, अतः व्यक्ति उसके अनुकूल चलता है, नहीं चलेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। कानून व्यक्तियों को विभिन्न समूह, उनकी विविध संस्कृति और व्यवहारिक पद्धतियों के बीच एक निश्चित सीमा तक व्यवहार करने की अनुमति प्रदान करता है। विधि या कानून सामाजिक बुराइयों का दमन करने और समाज के छोटे और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर उठने की व्यवस्था भी करता है। जैसे एससी लोग हो गए, एसटी हो गए, या अन्य पिछड़े हो गए, इनकी रक्षा भी कानून ही करता है। कानून महिलाओं, बच्चों और इन सभी को, वंचितों को विशेष अधिकार भी देता है। कानून की क्रियाओं के द्वारा के पुनर्निर्माण का कार्य भी है। वे बहुत पुरानी रूढ़ी, रीति रिवाजों को भी खत्म कर देता है। जैसे आपको पता है हमारे वहाँ कुप्रथा थी, उसका नाम क्या था? सती प्रथा। सती प्रथा जो है, इसको पूरे बंगाल से 1829 में और संपूर्ण भारत से 1833 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या है? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको खत्म किया गया था। एक सदी बाद दूसरा कानून बना, जिसके अनुसार शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 साल और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद फिर एक दूसरे कानून में दहेज लेने और पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत है। आज अछूत या अस्पृश्यता की प्रथा अगर कोई निभाता है तो उसको कानूनन जो है दंड दिया जाता है। जब कानून और समाज की प्रथाएं परस्पर विरोधी हो तो कानून को समाज में परिवर्तन के उपकरण के रूप में देखा जाता है, ध्यान रखना। फिर भी कोई भी कानून अकेले ही सामाजिक बदलाव या सुधार नहीं ला सकता। उस समाज के वर्ग और विशेष रूप से जन समुदाय के लोगों का समर्थन भी क्या है? उस कानून में होना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून को जो है अमल करना भी जरूरी होता है। जनमत परिवर्तन का प्रबल जरिया होता है। कानून अकेले परंपराओं और रूढ़ियों की विद्यमान प्रणालियों को नहीं बदल सकता है। यही कारण है कि सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता जैसी बुराइयों पर प्रतिबंध होते हुए भी आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं जड़ जमाए हुए बैठी हैं। कानून समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार लाने का एक लेकिन प्रभावशाली साधन आज भी है। समाजशास्त्रियों ने कानून को निम्नलिखित कार्य दर्शाए। कानून का क्या है कार्य? परिवर्तन का प्रदर्शक होता है। दूसरा, परिवर्तन का प्रवर्तक होता है। तीसरा, परिवर्तन का संवर्तक होता है। ये कानून के 3 कार्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। यानी सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, समाज के लोग उसको माने भी। और चुनाव की साथ ही साथ में आपको पता है यहाँ पर चुनाव या निर्वाचन की भूमिका।
क्या चीज होता है। चुनाव किसे कहते हैं? चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। कानून के अलावा वोट देने का अधिकार और चुनाव की भूमिका सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण तत्व होता है। वोट देने का अधिकार लोगों की उन मामलों में रुचि बढ़ाता है। ये जन समुदाय को शिक्षा देने में का महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक दल और उसके नेता इसे अपने मतदाताओं के महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक मसलों पर शिक्षित करने का एक सुस्तर बना लेते हैं। इसके अलावा इससे नागरिकों में स्वाभिमान और उत्तरदायित्व की भावना भी पैदा होती है। वोट देने से उत्तरदायित्व की भावना पैदा होता है, बात ध्यान रखना। निर्वाचन स्वयं विविध मसले पैदा करते हैं। गांव, राज्य और संपूर्ण देश की समस्याएं, सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित लक्ष्य और उद्देश्य को उजागर करते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से शासक और शासितों के बीच चुनाव एक राजनीतिक संवाद कायम करता है। अब इसके पाठगत प्रश्न आएंगे बच्चों, बहुत आसान आता है। ये पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर इसके पाठगत प्रश्न बहुत आसान है। जैसे सामने दिए गए कोष्टक से सही शब्द चुनकर लिखना है। सती प्रथा कौन से सन में खत्म हुई थी? 1829 में बंगाल में और 1833 संपूर्ण भारत से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है छुआछूत का अंत? अनुच्छेद 17 कहता है। चुनाव नागरिकों के देश की भावना पैदा करता है, उत्तरदायित्व। और अगर आपने पॉलिटी की क्लास देख ली है बच्चों, आपको अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 और 18 मैंने पूरा रटा रखा है। आप इसको मुझे कमेंट कर कर बता दो। नेक्स्ट आता है बच्चों सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक कौन कौन से? आर्थिक कारक का अर्थात होता है जो पैसों से रिलेटेड होता है या बाजार व्यवस्था से रिलेटेड होता है, उसे हम सामाजिक परिवर्तन के कौन से कारक के रूप में देखते हैं? आर्थिक कारक के रूप में देखते हैं। आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन और गुणवत्ता की दिशा को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हम अपने विश्लेषण अध्ययन के परिणामों पर सैद्धांतिक विवेचन कर इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। आर्थिक कारक में बच्चों कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण आएगा, औद्योगिकरण का क्या प्रभाव आएगा और हरित क्रांति के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। मार्क्स ने क्या किया था? समाजवादी या साम्यवादी समाज की क्या है कल्पना की थी। औद्योगिकरण 17वीं, 18वीं या 19वीं सदी में सबसे पहले यूरोप में आया। इसमें मशीनों से क्या है उत्पादन होने लगा। हरित क्रांति पूछे 1950, 1960 के दशक में हरित क्रांति पंजाब और साथ ही साथ में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में क्या है हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति कौन लाए थे? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति जो है भारत के अंदर लाया गया था। और पूछे विश्व में हरित क्रांति कौन लाए थे? ये नॉर्मन बोरलुग लाए थे। नॉर्मन बोरलुग विश्व में लाए थे। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक सिद्धांत के मुख्य रचनाकार कार्ल मार्क्स है। इन्होंने जो पूंजीवाद है ना उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा आवाज उठाया था। उन्होंने कहा था पूंजीवाद की वजह से समाज दो भागों में बढ़ गया। एक है सर्वहारा जिनके पास कुछ नहीं है और एक है पूंजीपति जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वास्तव में मेहनत तो ये सर्वहारा लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं। इन सारा पैसा ये अमीर क्या है पैसों से पैसे बना लेते हैं और इन सर्वहारे को वेतन के रूप में बहुत कम कीमत मिलती है। उनका विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन मूल रूप से आर्थिक तत्वों को का प्रतिफल है। उत्पादन का ढंग समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक पक्षों का निर्धारण करते हैं। मार्क्स ने समाज के विकास में सामंतवाद से पूंजीवाद तक समाज बढ़ता है। सबसे पहले आता है सामंतवाद, सामंतों का बोलबाला होता है। फिर उसके बाद कहा जाता है पूंजीवाद आ जाता है और अंततः उन्होंने कहा था ये सब खत्म होकर एक बार क्या आ जाएगा? समाजवाद की क्या है उत्पत्ति होगी। पूंजीवाद ने समाजवाद में पैदा हुए अंतर विरोधी के कारण जन्म लिया, यानी पूंजीवाद की वजह से समाजवाद ने क्या क्या जन्म लिया। पूंजीवाद में निहित अंतर विरोधी परिणाम स्वरूप पूंजीवाद से समाजवाद उदित होता है। उन्होंने दो वर्गों की बात की, एक अधिपति जो कि अमीर होते हैं, मालिक होते हैं, और एक सर्वहारा यानी जो श्रमिक होते हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं, के बीच हितों के बीच में द्वंदात्मक उद्देश्य के कारण टकराव होगा जिससे वर्ग संघर्ष पैदा होगा। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अमीर और अमीर होता जाता है। अमीर पैसों से क्या करता है? पैसे बनाता है, लेकिन गरीब क्या है? गरीब ही रह जाता है। और अमीर जो है श्रमिकों की मजदूरी से बहुत पैसा बनाता है, जिससे वर्ग संघर्ष होता है। फिर यही मजदूर आगे चलकर क्रांति करते हैं और अपनी सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। जब भी समाजवाद का क्या होता है? उदय होता है। श्रमिकों के द्वारा पूंजीपतियों के विरुद्ध छेड़ी गई क्रांति पूंजीवादी बुराइयों को समाप्त कर देगी और एक समाजवादी समाज की स्थापना करेगी जहां सभी के पास समान संसाधन होगा, न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा।
एक समाजवादी समाज एक आदर्श समाज होगा क्योंकि वहां कोई वर्ग नहीं होगा, ना उच्च वर्ग ना मध्यम वर्ग, वर्ग विहीनता होगी। राज्य राज्य की सत्ता का लुप्त हो जाना, ये दो बातें समाजवादी राज्य के प्रमुख लक्षण है। मार्क्स के द्वारा निर्देशित या अपनाई गई बातों के कुछ परिणाम हमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया और प्रभाव के समय पढ़ते समय मिलेगी। अब आता है अगला, आता है हमारा औद्योगिकरण के बारे में। तो यूरोप में 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, और औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि उद्योग जो है काम धंधे लगने लगे थे, संपूर्ण विश्व में फैल गई थी, विश्व के अनेक भागों में फैल गई थी। परिणाम ये हुआ कि सभी सभी जगह लगभग समान ही रहे थे। जैसे जहां जहां औद्योगिकरण आया था वहां वहां फैक्ट्रियां विकसित हुई, साथ ही साथ में नगरीकरण हुआ, और एक मुक्त दिहाड़ी मजदूर आए, यानी मजदूरों का क्या हुआ, पलायन हुआ था। उनके निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे उत्पादन घर से निकलकर कहां पर होने लगा, फैक्ट्रियों में होने लगा। उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी की महत्व बढ़ती गई। कार्यबल का व्यवसायिक ढांचा कृषि क्षेत्र की अपेक्षा अब कहाँ औद्योगिक कार्य करने लगे। समाज के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि में लग गए, यानी सभी लोग। बड़ी संख्या में महिलाएं भी घरों से निकली और कार्यबल में शामिल हो गई थी। धर्म, विश्वास, विचारधाराएं, ये सब क्या है, बहुत पीछे छूट गए थे। बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ था। इससे मौजूदा जो सामाजिक ढांचे थे ना, उनमें बदलाव आया। संयुक्त परिवार थी, एकल परिवार हो गया था। नारी मुक्ति की प्रक्रिया एक तर्कपूर्ण था। परिवार के भीतर नारियों की भूमिका और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बदलती गई। जाति के जो बंधन थे वो कमजोर पड़ते चले गए। साथ ही साथ शहरीकरण ने कई और परिवर्तन लाए, जैसे लेन देन में व्यवसायिक स्वरूप धारण कर लिया। मतलब कई सारे परिवर्तन हो गए, स्कूल, अस्पताल, ये सारे थे। तो ये किसकी वजह से हुए थे, औद्योगिकरण की वजह से। अब यहाँ पे जो पीडीएफ है ना, वो थोड़ा सही नहीं है, एक बार देख लेना इसको, कि अंततः दिहाड़ी कमाने वाले मजदूरों का क्या हुआ था, उदय हो गया था। उसके बाद आता है अगला हमारा हरित क्रांति के बारे में। अगला आता है बच्चों हरित क्रांति के बारे में। तो यूरोप में अधिकांश भागों में कृषि ने क्या किया था, जन और धन दोनों सुलभ करा और औद्योगिक क्रांति संभव हो गई। जैसी औद्योगिक क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति के बारे में बता देता हूँ। ये 1960 के दशक में आई थी और देश के कुछ भागों में आई थी। हरित क्रांति कौन लेकर आए थे, एम एस स्वामीनाथन लेकर आए थे, और 1960 और 70 के दशक में आई थी। और इसका मेन काम था भारत के अंदर उपज को क्या करना है, बढ़ाना है। और उपज बढ़ाने से इसके क्या है, दो प्रभाव थे। एक पॉजिटिव प्रभाव भी था, एक नेगेटिव था। पॉजिटिव ये था कि भाई उत्पादन तो बढ़ गया, लोगों को रोजगार भी मिला था हरित क्रांति से। साथ ही साथ में कृषि और उद्योग के संबंध अच्छे हो गए थे, और किसानों की स्थिति भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, क्यों, पर्यावरण प्रदूषण हुआ था। और इसमें पता है HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ था, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ था, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ था, उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ था। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट यही थे कि पर्यावरण प्रदूषण हुआ, भूमि निम्नीकरण की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या, जो जल था वो लगातार खत्म होता जा रहा है, और कई सारे सामाजिक परिवर्तन थे। जैसे क्षेत्रीय समानता बढ़ गया, कुछ राज्य अमीर हो गए, कुछ राज्य गरीब हो गए, है ना। ये सभी राज्यों में नहीं आई थी हरित क्रांति, सिर्फ जहां पे सिंचित क्षेत्र था ना, उन्हीं राज्यों में आई थी, यानी सिंचित क्षेत्रों में आई थी, ये ध्यान रखना। तो ये क्या था, हरित क्रांति के बारे में था। यद्यपि उत्पादन पूर्व की अपेक्षा बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इसका प्रतिफल सभी प्रांत में नहीं हुआ। जैसे हर जगह पॉजिटिव नहीं था, कुछ गरीब किसान थे जो ले नहीं पाए। बड़े बड़े लंबे चौड़े फॉर्म में पूंजी की बढ़ती महत्व को विशेष लाभ से उस वर्ग को क्या हुआ, लाभ समाज के उसी वर्ग को हुआ जिसके पास दोनों साधन थे, यानी भूमि भी थी और पूंजी भी था। भूमि पर आधारित संबंध के कारण मालिक और नौकर में सामान्यता एक संबंध बन गया। क्योंकि भूमि सुधार कार्यक्रम देश के चुनिंदे भागों में ही चलाए गए, इसलिए हरित क्रांति भी कुछ चुनिंदे प्रांत तक ही था। यानी जो मतलब कैसे क्षेत्र थे, सिंचित क्षेत्र थे। उसके बाद आता है, इसके अतिरिक्त एक और विशिष्ट परिणाम यह हुआ, राज्यों के बीच विशेष रूप से भूपति और भूमिहीन के बीच असमानता और ज्यादा बढ़ गई, और एक मध्यवर्ती जाति जिनको जमीनों के सुधार कार्यक्रम चालू होने से ज्यादा भूमि सुलभ हुई थी, वे इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए, और उनको ही हम प्रबल जाति के रूप में जानते हैं। प्रबल जाति, उनको हम क्या कहते हैं, प्रबल जाति कहते हैं। अब इसके पाठगत प्रश्न आते हैं बच्चों। पूंजीपति लोग उत्पादन के स्रोत के स्वामी थे, सही बात है, पूंजीपति के पास ही था। औद्योगिक क्रांति जागरण से उत्पादन
संबंध अधिक अव्यक्तिक बन गए क्योंकि मशीनों से इस्तेमाल होने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद एक सबल मध्यम वर्ग शहरी केंद्रों में उभरा था, ये भी सही है। अगला आता है हरित क्रांति, पहले बिहार उड़ीसा में, ये गलत है, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी यूपी, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आई थी। अगला टॉपिक आता है बच्चों सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन। शिक्षा क्या है? शिक्षा अनुभव का वह पुंज जो मानव को सफल बनाता है, नियंत्रित बनाता है और व्यवस्थित जीवन की ओर लेकर जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा मानव की ज्ञान और संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। और शिक्षा दो प्रकार की होती है बच्चों, एक का नाम है औपचारिक शिक्षा, एक का नाम है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ध्यान रखना। शिक्षा मानव को गुणवत्तापूर्ण बनाती है, शिक्षा मानव को जागरूक बनाती है, शिक्षा मानव को सभ्य बनाती है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि एक और यह परंपरा और संस्कृति और ज्ञान और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। परंपराओं को, संस्कृति को, ज्ञान और कौशल को ध्यान रखना। और ये सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में काम करती है। इससे जीवन के मूल्य क्या है, नए नए बढ़ते जाते हैं। और आज युवा पीढ़ी क्या है, इनको अनुसरण करती है और वो अपना लक्ष्य बना लेते हैं शिक्षा के माध्यम से। कोई भी समाजशास्त्री होती है, उसने शिक्षा की क्या परिभाषा देते हैं कि शिक्षा प्रौढ़ पीढ़ी के लोगों द्वारा जो अभी प्रौढ़ नहीं हुए उन पर लागू किया गया प्रभाव या दबाव है। इसका लक्ष्य बालक में शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक अवस्थाओं को जागृत करना या विकसित करना होता है, उसे हम शिक्षा कहते हैं, ध्यान रखना। व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक बनना, ढालना और विकसित करना शिक्षा का काम है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुसार उद्योग और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट कौशलों के लिए मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देना, ये भी शिक्षा का काम है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ध्यान रखना। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? नंबर 1, बालक में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न करना, आर्थिक रूप से उसको सुदृढ़ बनाना और सांस्कृतिक सुधार में जो है शामिल करना। एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप के द्वारा सीखता है। और औपचारिक शिक्षा क्या है? जो संस्थागत यानी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, उससे सीखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इससे पहले हम सामाजिक परिवर्तन के तत्व के रूप में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। शिक्षा प्रणाली दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक किसे कहते हैं? जो शिक्षा संस्थागत दी जाती है, विधिवत दी जाती है कॉलेज, उसमें औपचारिक कहते हैं। लेकिन जो घर में दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं, ध्यान रखना। अनौपचारिक शिक्षा समाज में मिलता है जहां पर विद्यालय नहीं होते, जहां पे अभाव होता है। जबकि औपचारिक शिक्षा जहां पर औपचारिक विद्यालय व्यवस्था जहां पे अभी विकसित नहीं है, वहां पे अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। जैसे आदिवासी, कृषक समाज में स्पष्ट तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इन समाज में बालक भाषा, परंपरा, रीतियां, कहानियां, लोकगीत, संगीत, उत्पादक कौशल जैसे पशु चराना, बुआई करना, ये सब देखकर क्या करते हैं? सीख जाते हैं। उन्नति परिवार में बच्चे स्कूल में औपचारिक शिक्षा, जो अमीर परिवार होते हैं, ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, जैसे अच्छे व्यवहार करना, शिष्टाचार करना, सामाजिक कौशल, परिवार के लोगों और अन्य निकटवर्ती वातावरण के लोगों के साथ व्यवहार करना, ये भी प्राप्त करते हैं। आधुनिक शिक्षा को आज हम जिस रूप में जानते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा, उसकी विशेषता है। इसके प्रमुख अंग क्या भाई? नियमित और मान्यता प्राप्त विद्यालय, जबकि वहां पे नहीं होते थे। निश्चित और उचित तरीके से विषय सामग्री है और निश्चित नियम और विनियम वहां पे औपचारिक शिक्षा में फॉलो किए जाते हैं। अब हम सामाजिक परिवर्तन के तत्व के रूप में शिक्षा की भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं पर शिक्षा के प्रभाव को हम कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे सामाजिकरण करता है और सामाजिक नियंत्रण करता है, मानव संसाधनों का विकास करता है और सामाजिक स्तरीकरण करता है, राजनीतिक शिक्षा, यानी ये शिक्षा के तीन वो हैं जो क्या करता है? सामाजिकरण करता है और सामाजिक नियंत्रण करता है। सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है मनुष्य की तरह व्यवहार करना सीखता है। प्रत्येक समाज का अपना इतिहास, विरासत और संस्कृति होती है जिसे वह सुरक्षित रखने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। और स्कूल के पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। स्कूल बच्चों को एक स्थापित नैतिक पद्धति के अनुकूलित शिक्षित करते हैं और उन्हें समाज अंतर्गत विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों में तालमेल रखने के लिए तैयार करते हैं। तो पहला काम है सामाजिकरण करना और सामाजिक नियंत्रण करना। उसके बाद अगला आता है बच्चों मानव संसाधन विकास के बारे में।
आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन होता है। शिक्षा जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और कौशल हो गया, ये किसी भी इंसान को मानव संसाधन बनाता है। शिक्षा मानव संसाधन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा के द्वारा ही इंसान का पता है इंसान की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और उसको कई सारे अवसर मिलते हैं रोजगार प्राप्ति के। ये व्यक्तियों को समाज के लिए वांछित उपयुक्त ज्ञान और कौशल सिखाती है ताकि वे समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निर्वाह कर सकें। शिक्षा के द्वारा उनको पता चलता है कि क्या काम कैसे करना है। साधारण समाज में परिवार जो है उत्पादन की मूल इकाई थी। जब साधारण सरल समाज था, व्यक्ति घर के परिवार के द्वारा ही क्या है जो हुनर होता था ना, उनका पारंपरिक हुनर जैसे बढ़ई गिड़ी हो गया, हस्तकारी हो गया, आभूषण निर्माता हो गया, या जिसके जो वंशानुगत व्यवसाय होता था उसको सीख लेते थे। लेकिन आज हमारा समाज विविधता वाला समाज हो गया है और एक जटिल समाज हो गया है जिसमें अलग अलग प्रकार के विशिष्ट हुनर की आवश्यकता होती है और इससे बहुत सारे व्यवसाय जो है पैदा हो गए हैं। अब इनको हम घर पे नहीं सीख सकते हैं, इसको सीखने के लिए हमारे समाज को शिक्षा पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है, कौशल सीखना पड़ता है। वर्तमान शिक्षण संस्थान में अलग अलग प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं जिनका ज्ञान हम घर पे प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे विज्ञान हो गया, है ना, जन स्वास्थ्य हो गया, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, है ना, कई फोरेंसिक हो गया, भौतिक जैविकी। अलग अलग पीढ़ी के जो है समाज में अलग अलग प्रकार की शिक्षा आती जा रही है और शिक्षा ग्रहण कर कर लोग कौशल सीख कर अपना जीवन स्तर बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ा रहे हैं। शिक्षा पद्धति जो योग्यता, धार्मिकता को बढ़ावा देती है, वह योग्य लोगों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए भी समर्थ बनाती है। विशेषज्ञता, धर्मी शिक्षा और प्रौद्योगिकी, परिवहन में भारी बदलाव से भौगोलिक गतिशीलता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है और उसने इस योग्य बनाया है कि वे लंबी दूरियां पार करके हुनर या कौशल का भी उपयोग कर सके। लोग विदेश में भी जाते हैं पढ़ने के लिए। भारत के पश्चिम में जब पहुंचे बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आधुनिक शिक्षा पाने के द्वार खुल गए और उनको सुलभ कराया। कैसे भी हो, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि आज वर्तमान शिक्षा पद्धति और व्यावसायिक गतिशीलता के बूते लोगों को आर्थिक सामाजिक उन्नति हासिल हो गई और ये जो उपलब्धियां है ना, ये अर्जित करने के नए नए रास्ते खोले गए थे। इससे पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों के बीच में जो है सामाजिक असमानता बढ़ गई है। इसी के साथ यह भी अब असामान्य बात नहीं है कि एक परिवार के विभिन्न लोग अलग अलग व्यवसाय में लगे हैं और उनके सामाजिक स्तर भी अलग अलग होता है। शिक्षा राजनीतिक जागरूकता भी लाती है। शिक्षा के माध्यम से सरकार परस्पर समरसता और एकता बनाए रखती है, नागरिकों को अपने राष्ट्रीय लक्ष्य समझाने का प्रयास करती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को अपने अद्भुत इतिहास तथा संस्कृति से परिचित कराती है। जनतंत्र, स्वतंत्रता, समानता के आदर्श को लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास करती है। स्कूल के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के विषय में बहस का एक नया मुद्दा भी राजनीतिक विचारधारा का स्वरूप देने में शिक्षा की भूमिका का भी है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन एक सतत और अनंत प्रक्रिया, यानी हर एक समाज में सामाजिक परिवर्तन तो होता रहता है। परंपरागत तथा आधुनिक सभी समाज लगातार उदित हो रहे हैं और परिवर्तन धीरे धीरे भी हो सकते हैं, जल्दी जल्दी भी होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इतिहास में कुछ ऐसे भी क्षण रहे जब अकेले व्यक्ति जैसे गांधी या लेनिन ने राष्ट्र को क्या किया था, बदल कर रख दिया था। तो ये आपका क्या था, चैप्टर था जिसके बारे में हमने क्या है बहुत ही अच्छे से पढ़ा। इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को क्या किया, डिस्कस किए। अब इसके कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं, जैसे शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा बालक में समग्र समाज और निकटतम सामाजिक वातावरण दोनों के लिए उसके द्वारा आवश्यक शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक दशाओं में जागृति और विकास करना होता है शिक्षा का मेन उद्देश्य। और इसकी परिभाषा भी औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच में बारे में बताओ। क्या शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा के क्या क्या लक्षण है? तो अनौपचारिक में नियमित कक्षाएं नहीं होती थी। अनौपचारिक में हम पास पड़ोस अपने आसपास के आवरण से सीखते थे। विद्यालय का पाठ्यक्रम बालकों को किस तरह सामाजिक बनाता है? तो विद्यालय का पाठ्यक्रम पता है बालकों को वास्तविक विश्व को समझने के योग्य बनाता है। जैसे कई सारी जो कमियां, जो कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारी मुसीबतें आती है, पर्यावरण के अनुकूल बनाना सिखाता है। तो ये सब आ जाएंगे। आपने क्या क्या सीखा इसको जरूर पढ़ लिया करो बच्चों। फिर उसके आते हैं पाठगत प्रश्न। पाठगत प्रश्न में आता है सामाजिक परिवर्तन पर जन्म मृत्यु यानी जनसांख्यिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने बताया था जन्म दर ज्यादा होगी तो ज्यादा आबादी बढ़ेगी, मृत्यु दर ज्यादा होगी तो आबादी घटेगी, और अगर जन्म दर ज्यादा है तो सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं। फिर औद्योगिक समाज साधारण समाज से कैसे भिन्न है, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उत्पादन घर से निकलकर फैक्ट्री में होने लगा था।
उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब कार्यबल कृषि कार्य के बदले औद्योगिक कार्य करने लगे हैं। समाज के सभी वर्ग औद्योगिक गतिविधि में आ गए। बड़ी संख्या में महिलाएं घर से निकलकर निकली और पढ़ी लिखी और कार्यबल में शामिल हो गई। धर्म विश्वास आदि बाधाएं दूर हो गई। बड़े पैमाने पर शहरीकरण होने लगा। तो ये सारी ये सारी चीज क्या है उस टाइम पे हुई थी। अगला आता है सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में प्रसार यानी विस्तार की भूमिका। ये मैंने बता दिया आपको। सामाजिक परिवर्तन में चुनाव की क्या भूमिका है, तो चुनाव के द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या क्या है। औद्योगिकरण क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें यांत्रिक उत्पादन होता है। फिर छठा, भारत में हरित क्रांति से क्या क्या हुआ था, तो 1960 और 70 के दशक में इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बता देना, है ना। वीडियो लंबी बनाकर कोई फायदा नहीं बच्चों, आप पीछे जाकर पूरी चीज देख लेना एक बार इस टॉपिक को पूरा। सातवां है सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताओ, तो पूरा बता देना कि शिक्षा से कैसे होता है गुणवत्तापूर्ण समाज बनता है, लोगों के पास विकल्प होते हैं रोजगार के। तो ये सभी था। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।